हे गाइस, वेलकम टू अनुशाला बाय अनुश्री। आज हम समरी सीरीज में कवर करने वाले हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 पॉवर्टी एज ए चैलेंज। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि पॉवर्टी है क्या। पॉवर्टी एक ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन है जहाँ पर एक व्यक्ति अपनी लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाता। ठीक है, बेसिक नेसेसिटीज़ रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं पॉवर्टी, राइट। बट पॉवर्टी किसी एक वजह से नहीं है, या ऐसा नहीं कि ये तीन चीज़ कोई भी व्यक्ति नहीं अफोर्ड कर पा रहा तो हम उसको पुअर कह देंगे। पॉवर्टी मल्टी डायमेंशनल है, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हंगर मतलब भूख का मतलब यहाँ पर क्या है कि कोई व्यक्ति इतना खाना अफोर्ड नहीं कर सकता कि जो उसकी एक हंगर है वो सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, जितनी भूख उसको लगी है, जितना खाना उसको खाना ज़रूरी है, अगर वो हर समय उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो वो भी पॉवर्टी का एक डायमेंशन है, राइट। घर ना होना, एजुकेशन नहीं अफोर्ड कर पाना, हेल्थ केयर या सैनिटेशन नहीं अफोर्ड कर पाना, साथ में इन सारी चीज़ों के चलते जब फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी क्रिएट हो जाती है तो अपने आप सोसाइटी में एक ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है जहाँ पर लोगों को इल ट्रीट किया जाता है या उनको सफ़र करना पड़ता है, इनइक्वालिटी उनके साथ होती है। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या है, एक सफरिंग है। पॉवर्टी अपने आप में क्या है, एक सफरिंग का काम कर देती है। टाइप्स की अगर हम बात करें तो रूरल पॉवर्टी और अर्बन पॉवर्टी। रूरल पॉवर्टी मतलब गांव, ग्रामीण इलाके जो हैं वहाँ पर व्यक्ति पुअर अलग कंडीशंस पर है और अर्बन एरियाज़ में व्यक्ति पुअर अलग कंडीशंस में। हो सकता है कि एक व्यक्ति जो गांव में रहता हो उसको लगता हो कि मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ, ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है मेरा काम, मतलब अच्छा खासा इन द सेंस कि एक नॉर्मल जितना मुझे कमाना चाहिए गांव के हिसाब से मैं कमा ले रहा हूँ। लेकिन जब वो शहर जाता है या अर्बन एरिया में जाता है तो वहाँ वो पॉवर्टी की लाइन में आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि बाहर जाकर, अर्बन एरिया में जाकर फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, खर्चे ज़्यादा हैं, ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं। ठीक, तो अर्बन पॉवर्टी और रूरल पॉवर्टी दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन है। ठीक है, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो दोनों में एक जैसे काम करते हैं। क्या हैं वो फैक्टर्स? फैमिली साइज़ अगर बड़ी है तो पॉवर्टी में जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, अगर फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्टेबल नहीं है तो। अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरी नहीं होगी तो पैसा कहाँ से आएगा, रखा है पैसा कितने दिन तक चल पाएगा, राइट। देन इर्रेगुलर एंड लो पेइंग जॉब्स तो हैं लेकिन इर्रेगुलर है। ठीक है, परमानेंट जॉब्स नहीं है या स्टेबल जॉब्स नहीं है, हैं भी तो बहुत लो पेइंग है, काम बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत कम आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पॉवर्टी की तरफ धक्का देने लग जाती हैं। लैंडलेसनेस, इलिटरेसी एंड नो हेल्थ केयर। अगर हेल्थ केयर नहीं है तो डेफिनेटली धीरे धीरे करके क्या होगा, काम करने लायक भी नहीं बच पाओगे, है ना। इलिटरेसी भी एक कारण है। ज़रूरी नहीं है कि हर इलिटरेट व्यक्ति गरीब हो, लेकिन इलिटरेसी एक कारण है। क्यों? क्योंकि वो एक ट्रैप में फंसते चले जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कम होती जाती हैं अगर आप इलिटरेट हैं तो। ठीक है, और लैंडलेसनेस की अगर हम बात करें तो ज़मीन ना होना, अपने आप में अगर कोई एसेट नहीं है आपके पास तो आप इन्वेस्ट करने के चांसेस बहुत कम रखते हो, फिर आपको लोन लेना पड़ता है, फिर आप वो डेट ट्रैप में फंस जाते हो, तो दैट इज़ अ कंटिन्यूस साइकिल। सोशल साइंटिस्ट जो होते हैं, मतलब समाज को एक तरीके से जो साइंटिफिक नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं, उनका क्या कहना है? ठीक है, उनका कहना है कि भाई लेवल ऑफ इनकम जो है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा की जानी चाहिए, क्योंकि लेवल ऑफ इनकम पे भी पॉवर्टी डिपेंड करती है ना। कंजम्पशन, कितना कंज्यूम कर पा रहे हो आप। ठीक है, क्या ऐसा है कि मेरी बॉडी की नीड, जो न्यूट्रिशन की नीड है वो कुछ और है, ठीक है, वो ज़्यादा है, लेकिन मुझे न्यूट्रिशंस प्रॉपर नहीं मिल रहे तो मैं मेल नरिश्ड रह जाऊंगी, और अगर मैं मेल नरिश्ड हूँ तो डेफिनेटली मैं अपनी फुल पोटेंशियल से कोई भी काम नहीं कर सकती, और नहीं कर सकती तो उतनी इनकम नहीं जनरेट कर सकती, इनकम नहीं जनरेट कर सकती तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे कम में गुजारा करना पड़ेगा, जो पॉवर्टी वाली कंडीशन को क्रिएट कर सकता है। फिर मेल नरिशमेंट इलिटरेसी से रिलेटेड ही है। ठीक है, कंजम्पशन, इलिटरेसी, सारी चीज़ें आपस में क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी एक बहुत बड़ा कारण है। कई बार अर्बन एरियाज़ में लोग जाते हैं कि भाई हमें बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन जब वो वहाँ जाते हैं तो उनको समझ में आता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो ठीक है बट हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो ज़्यादा कमा भी रहे हैं तो वो सारा खर्चे में निकल जा रहा है, सेविंग नहीं हो रही है, कुछ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ये बेसिक चीज़ें हैं जो पॉवर्टी के कारण लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और अगेन दे क्रिएट अ लूप। अगर आपके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, अगर आपके पास प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ केयर नहीं हो पाएगी। ठीक है, गड़बड़ हेल्थ के साथ आप फिर से वही लूप में फंसने वाले हो। ठीक है, चलो सोशल एक्सक्लूजन की बात करते हैं। समाज में एक कंडीशन ऐसी क्रिएट होती है कि जो लोग पुअर हैं या जो लोग किसी वजह से पीछे हैं उनको एक्सक्लूड किया जाता है। ठीक है, उनको अलग अलग कर दिया जाता है, उनको इंक्लूड करने की कोशिश कम की जाती है। ठीक है, एक्सक्लूडिंग पीपल फ्रॉम एंजॉइंग सोशल इक्वालिटी जस्ट बिकॉज दे आर लैकिंग इन फाइनेंशियल कंडीशन।
वल्नरेबिलिटी क्या है भाई? वल्नरेबल का मतलब क्या होता है कि किसको, वल्नरेबल मतलब किसको नुकसान होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, प्रोन कौन है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं वल्नरेबल सेक्शंस की, तो वल्नरेबल सेक्शंस कौन कौन से होते हैं? ऐसे लोग होते हैं जिनकी पॉवर्टी में जाने की चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है, जो एक तो इरेगुलर जॉब्स में है, ठीक है, लो पेइंग जॉब्स में है, या डिज़ास्टर से जिनका नुकसान हो गया है, ठीक है, जिनके पास एसेट्स नहीं है, ऐसे लोगों को ज़्यादा वल्नरेबल मानेंगे हम पॉवर्टी के नज़रिए से, ठीक है। पॉवर्टी लाइन क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जिसको गवर्नमेंट मेजर करती है ये देखने के लिए कि कौन सा व्यक्ति गरीब है कौन सा नहीं, ठीक है। इस पॉवर्टी लाइन के जितने लोग नीचे आएंगे उनको आप कहेंगे बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, और इसके ऊपर जो आएंगे इनको आप कहेंगे एपीएल, ठीक है, अबव पॉवर्टी लाइन, राइट। बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इंतजाम करती रहेगी ताकि उन लोगों की बेसिक नीड्स जो है वो थोड़ी तो पूरी होती रहे, ठीक है। लेकिन एपीएल के साथ एक समस्या है। एपीएल का मतलब ये नहीं है कि ये व्यक्ति गरीब नहीं हो सकता, है ना। ये एक मिथ जैसा यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। मान लो कि लाइन कह रही है कि जो व्यक्ति 100 रुपये प्रतिदिन कमा रहा है वो गरीब, मतलब उसके नीचे जो कमा रहा है वो गरीब है और उसके ऊपर जो कमा रहा है वो नहीं है। अब एक व्यक्ति 90 रुपये कमा रहा है तो आप इसको गरीब मान लेते हो, लेकिन कोई एक व्यक्ति 110 रुपये कमा रहा है तो उसकी ये पॉवर्टी वाली कंडीशन से कोई बेटर कंडीशन तो है नहीं, है ना। तो एकदम जो एपीएल होता है वो भी कहीं ना कहीं पॉवर्टी से थोड़ा बहुत तो ग्रसित है, ठीक है। पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन इनकम होती है और कंजम्पशन लेवल, ठीक है, कि कितनी कैलोरीज आप जो है उसको कंटेन कर पा रहे हो, उसको इनटेक कर पा रहे हो, ठीक है। अर्बन एरियाज़ के हिसाब से माना गया है कि भैया 2100 कैलोरीज पर डे पर पर्सन ज़रूरी है, ठीक है। और रूरल एरियाज़ के लिए क्या माना है? 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे। ऐसा क्यों? क्योंकि माना जाता है कि रूरल एरियाज़ में लोग लेबोरियस वर्क जो है वो ज़्यादा करते हैं, खेती किसानी कर रहे हैं या लेबर की तरह काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा रखी गई है। 2011-12 के सेंसस के हिसाब से पॉवर्टी लाइन को किस मॉनेटरी लेवल पर मेजर किया गया है? रूरल एरिया में माना गया है कि भाई 816 रुपये पर मंथ जो व्यक्ति कमा रहा है, ठीक है, उसके ऊपर कमा रहा है तो हम उसको एपीएल कहेंगे, उससे नीचे कमा रहा है तो हम उसको बीपीएल कहेंगे। अर्बन एरियाज़ के लिए क्या है? 1000 पर मंथ, ठीक है। लेकिन आप खुद ही सोचो ना, एक साल अर्बन एरिया में रहने वाला एक व्यक्ति एक महीने में 1000 रुपये कमा रहा है, ठीक है, और अगर वो सिंगल अर्निंग मेंबर है फैमिली का, ठीक है, उसकी फैमिली बड़ी है, इलिटरेट है, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं अफोर्ड कर पाए, तो पॉवर्टी तो है, ठीक है। और अगर कोई इससे ज़्यादा भी कमा रहा है, कोई 1100 या 1200 रुपये भी कमा ले रहा है, तो वो कोई अमीर नहीं है या वो कोई मिडिल क्लास में नहीं आ रहा है, तो वो भी गरीब ही, ठीक है। चलो, सर्विस कौन करता है भाई? एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इसके जैसे सर्वेज होते हैं वैसे ही वर्ल्ड बैंक का एक सर्वे जिसने क्या बताया कि $1.90 पर पर्सन पर डे, ठीक है, ये वर्ल्ड की बताई है इन्होंने। अगर इतना कोई व्यक्ति कमा रहा है इसके ऊपर तो वो पॉवर्टी से ग्रसित नहीं है, और अगर नीचे कमा रहा है तो वो पॉवर्टी से ग्रसित है, ठीक है। पॉवर्टी एस्टिमेट्स यहाँ पर देख लेना, फैक्चुअल डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। वल्नरेबल ग्रुप्स की यहाँ पर मैंने फोटो लगा दी है, बेगर्स हैं या जो ऐसे लो पेइंग हॉकर्स हैं, वेंडर्स हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, या ट्रेडिशनल काम करने वाले लोग हैं, इन लोगों को ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है किससे? पॉवर्टी से, ठीक। इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज़ मतलब इंडिया में ऐसा नहीं है कि सारे पुअर्स किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में रहते हैं, अलग अलग जगह पर रह रहे हैं। कुछ जगह पर पॉवर्टी अलग है, कुछ जगह पर अलग है, ठीक है। किसी जगह पर पुअर्स कम होंगे, किसी जगह पर ज़्यादा होंगे, तो डिस्पैरिटीज़ अलग अलग स्टेट में यहाँ पर हैं। बिहार और उड़ीसा में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, इसलिए इनको पुअरेस्ट स्टेट बोला जाता है। 33.7% पॉपुलेशन जो बिहार की है वो कैसी है? पुअर है। और उड़ीसा की बात करें तो 32.6%। ये डेटा काफ़ी समय से चला आ रहा है, मतलब ये पुअरेस्ट स्टेट में सबसे आगे रहे हैं हर बार, ठीक है। कुछ स्टेट्स जो हैं उन्होंने पॉवर्टी को धीरे धीरे करके कम करने की कोशिश की है, ठीक है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा एंड वेस्ट बंगाल। इनकी पॉवर्टी कम करने में किसका हाथ है? एग्रीकल्चर का। अगर हम बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। फार्मर्स की इनकम जो है यहाँ पर उसको बढ़ाने में किसका हाथ था? ग्रीन रेवोल्यूशन। हालांकि उसके कुछ हमको आफ्टर इफेक्ट्स देखने को आज तक मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। केरला में उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया, ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि भाई केरला में लिटरेसी सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाई रिसोर्सेज तो ठीक है, जितना ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तमिलनाडु में पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया, उसको ज़्यादा डेवलप किया गया और लोगों की गरीबी कम करने की कोशिश की गई, राइट। अगर हम पूरी दुनिया में देखें ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो कि भाई पूरी दुनिया में पॉवर्टी का क्या सीन चल रहा है, ठीक है। पीपल लिविंग ऑन लेस देन $1.90 पर डे, ठीक है, पर डे, पर मंथ नहीं है, पर डे है,
ठीक है, उनको क्या बोला जा रहा है भाई कि ये पुअर हो सकते हैं। उनका नंबर्स 36% जो कि 1990 में था से 10% पर आ गया 2015 में। मतलब धीरे धीरे पूरी दुनिया में पॉवर्टी जो है वो कम होती जा रही है अकॉर्डिंग टू डेटा। चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो हैं इन्होंने जल्दी जल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ करी, ठीक है। यहाँ पर एशियन टाइगर्स जैसे कि हांगकांग है, सिंगापुर है, इनको बोला जाता है। इन्होंने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया और ये बाकी नेशन से काफ़ी आगे निकले। सब सहारन अफ्रीकन एरियाज़ जो हैं, ऐसे एरियाज़ जहाँ पर पॉवर्टी कंटिन्यूसली बहुत समय से चली जा रही है। अफ्रीका के बहुत सारे जो नेशंस हैं वो ऐसे हैं जो काफ़ी पुअर चल रहे हैं, ट्राइबल पीपल रहते हैं, पॉवर्टी ज़्यादा है, ठीक है, इनइक्वालिटी बहुत है। और अगर हम बात करते हैं रशिया की, जहाँ पर पॉवर्टी नहीं थी एक समय पर, वहाँ पर भी आ गई है। उसके भी बहुत सारे कारण हैं जो हमने रशियन रेवोल्यूशन में पढ़े थे, ठीक है। फैक्ट्री के वर्कर्स के साथ इनइक्वालिटी या उनकी वर्किंग कंडीशंस ख़राब होना, राइट। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, जिनका एक एम है कि भाई 2030 तक क्या कम करनी है पॉवर्टी। ये नीचे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक लिस्ट दी गई है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी क्या हैं भाई, कारण क्या हो सकते हैं पॉवर्टी के। ये तो अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो इन जनरल आप अपने मन से देख सकते हैं, बट देखते हैं। लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हिस्टोरिकल रीज़न देखें तो भाई उस समय पर ड्रेन ऑफ वेल्थ भी बहुत ज़्यादा हुआ। हमारी खुद की जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़ थी, आर्टिशंस थे, उनको प्रमोट नहीं किया गया, ठीक है। उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई, तो कहीं ना कहीं वहाँ से जो है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ जो है वो स्लो होती चली गई, ठीक है। ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स अभी हमने बात कर ली, उनको इतना मजबूर कर दिया गया कि उनको अपना काम बंद करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि उनके लिए मार्केट ही नहीं बचा। मशीन मेड गुड्स पर लोग ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए बिकॉज दे वर चीप, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान सहना पड़ा। क्यों? क्योंकि बाकी कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में टेक्सटाइल्स जो हैं वो मशीन्स के द्वारा काम करने लगे थे, ठीक है, और हम अभी भी हाथ से ही काम कर रहे थे। हाई पॉपुलेशन, ये तो सबसे बड़ा कारण है भाई। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, रिसोर्सेज उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, हर व्यक्ति के हिस्से उतने कम रिसोर्सेज आएंगे, ठीक है। लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़, गवर्नमेंट्स जो हैं दे आर नॉट जनरेटिंग द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जितने लोग हैं, ठीक है। लोग ज़्यादा हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं। जितने भी स्कूल्स कॉलेजेस हैं, जितनी भी सीट्स हैं, आपको लगता है कि उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं? नहीं है। मतलब डेफिनेटली सम ऑफ देम जो पास होके भी निकल जाएंगे, जिनके पास डिग्री भी होगी, उन लोगों को भी जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर बात करें तो ग्रोथ तो हुई, नो डाउट, लेकिन लिमिटेड। पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, यहीं पर तो हुआ बस, बाकी जगह पर इसने अपना कोई भी असर नहीं दिखाया, ठीक है। लो पेइंग जॉब्स जो होती हैं, ठीक है, जे मिसिंग है यहाँ पर, लो पेइंग जॉब्स। रूरल पॉवर्टी जो है वो अर्बन पॉवर्टी में कन्वर्ट हो जाती है। अभी जैसे हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया, कोई व्यक्ति रूरल एरिया में रहता है, फिर अर्बन एरिया में जाता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, लेकिन वहाँ पर जाके वो पॉवर्टी में फंस जाता है। भले वो हो सकता है अपने रूरल एरिया में पॉवर्टी में ना फंसा हो, कारण खर्चे ज़्यादा हैं, ठीक है। सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। कुछ समय से चले आ रहे जो सोशल फैक्टर्स हैं, कल्चरल फैक्टर्स हैं, वो यहाँ पर बड़ा रोल प्ले कर देते हैं। कुछ लोगों को पहले रिस्ट्रिक्ट किया गया कि आप यही सारे काम कर सकते हैं, बाकी काम नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ लोगों को बोला गया कि हाई पेइंग जॉब्स में आप जाएंगे, वुमेन को बोला गया कि भाई आप घर हैंडल करें। तो धीरे धीरे बहुत सारे जो सोशल नॉर्म्स हैं या कल्चरल नॉर्म्स हैं, इनके चलते पॉवर्टी जो है वो अपना जो सर्कल है हम कह सकते हैं उसको बढ़ा सकती, ठीक है। व्हाट हैपेंड? ओके, सॉरी। सो नाउ एंटी पॉवर्टी मेजर्स। पॉवर्टी को दूर करने के क्या क्या तरीके? प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑब्वियसली, एंड टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। कुछ प्रोग्राम्स को ऐसे चलाना पड़ा गवर्नमेंट को जो बिल्कुल पॉवर्टी को टारगेट करते हो कि भाई पॉवर्टी तो यहाँ से हटानी ही है। फॉर एग्जाम्पल मनरेगा, ठीक है, जिसको महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, 2005। ईयर याद रखना एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये बोलता है कि भैया 100 डेज़ की हम गारंटीड एम्प्लॉयमेंट आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अगर हम नहीं कर पाते हैं तो वो 100 डेज़ का जो कंपनसेशन बनता है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। मतलब एम्प्लॉयमेंट देने की भी जिम्मेदारी सरकार की, और उसका अगर नहीं दे पाई तो पैसा भी देने की जिम्मेदारी सरकार की, ठीक है। रूरल एरियाज़ का है और इसके बेनिफिशियरीज जो हैं उनको पहले से चुन लिया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें
PMRY यानी प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना 1993 में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करी थी इन्होंने एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड के लिए। ध्यान रखना किसके लिए? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड के लिए। यूथ इन रूरल और स्मॉल टाउन्स, जिसमें छोटे छोटे बिजनेस या इंडस्ट्रीज़ आ रही थी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 1995 में आया था। REGP जिसको कहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात की है यहाँ पर। ठीक है, रूरल एरियाज़ में और स्मॉल टाउन्स में। वहाँ पर बात की थी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड की, यहाँ पर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूज़ नहीं किया है, बट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की बात की गई है। ठीक है, जिसमें इन्होंने बोला था कि भाई हम 25 लाख न्यू जॉब्स जो हैं उनको क्रिएट करेंगे। देन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में आई। ठीक है, जिसमें पुअर फैमिलीज जो कि अबव पॉवर्टी लाइन है, इसको ध्यान रखेंगे, APLs के लिए है ये। ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो लोग APL में आ रहे हैं बट स्टिल दे आर पुअर, ठीक है, स्टिल उनकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं, उनको भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करने की बात की गई और उनको बैंक से क्रेडिट दिलाने की बात की गई, सब्सिडीज दिलाने की बात की गई, ताकि ये ग्रुप्स में ही आकर क्या कर सके, अपना अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके। देन प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ग्रामोदय ये किसको कवर कर रहे हैं? विलेज को कवर कर रहे हैं, है ना। सेंट्रल असिस्टेंट स्टेट्स फॉर बेसिक सर्विसेज, प्राइमरी हेल्थ एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ये 5 जो एरियाज़ हैं इनको फोकस किया गया कि पूरे गांव का विकास अगर हम करते हैं, ठीक है, ग्रामोदय, ठीक है, ग्राम का उदय अगर हम करते हैं यहाँ पर, तो धीरे धीरे करके छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन से बड़े इंस्टीट्यूशन क्या होते जाएंगे? स्ट्रेंथन होते जाएंगे। अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है, अन्न से समझ में आ रहा है खाने के लिए, फूड सिक्योरिटी वाली है, राइट। 2002 में पुअरेस्ट ऑफ द पुअर लोगों को इसमें हमने टारगेट किया और वीट और राइस के बहुत ही मिनिमल प्राइसेस 2 रुपये और 3 रुपये kg में लोगों को प्रोवाइड किए गए। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? इतनी सारी जो स्कीम्स या प्रोग्राम्स थे, इनके होने के बावजूद भी सही टारगेटिंग नहीं हो पाई, करप्शन हुआ, सही तरीके से इनको एडमिनिस्टर नहीं किया गया। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हुआ। चैलेंजेस क्या क्या हैं? सबसे पहला तो करप्शन है, ठीक है, लोग बेईमान है, नहीं करना चाह रहे हैं काम। ठीक है, तीसरा जो सही तरीके से ये 2 रुपये 3 रुपये वाले जो दाल और चावल या गेहूं और चावल है, ये जब आते हैं तो इनको मार्केट में दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है और पैसा कमाने के लिए। ठीक है, बहुत सारे इसमें चैलेंजेस ये भी आ रहे हैं कि लोगों को फ्री में अगर मिल रहा है तो दे आर अनविलिंग टू डू दी वर्क। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट भी हो रही है तो वो ढंग से उसमें काम नहीं कर रहे, तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं आते जाते हैं। तो फिर हमारे पास होप क्या है? हमारे पास होप ये है कि गवर्नमेंट और अच्छे से टारगेटेड प्रोग्राम्स लेकर आए। ठीक है, लोगों को सिर्फ फैसिलिटी ना देकर उनको अवेयरनेस भी दी जाए कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। ठीक है, अगर हम आपकी बेसिक नीड्स को पूरा कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप एक्सेल करने के बारे में तो सोचो, किसी एक फील्ड में आगे बढ़कर अपनी खुद के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की कोशिश करो। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ठीक है, तो पॉवर्टी एज ए चैलेंज को हमने यहाँ खत्म कर लिया। अब सिर्फ एक चैप्टर बचा है, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे तो हमारा पूरा 9th का सिलेबस यहाँ पर खत्म हो जाएगा। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आए। ठीक है, 20 मिनट से भी कम में 18 मिनट्स में हमने इसको खत्म कर लिया है। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक की बटन दबा कर जाएँ, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।